गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 438 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1। ठीक है, प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 438 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और यूपी पीसीएस सी सेट की टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, उसका भी लाभ उठाते रहिए। और यूपीएससी सिविल सेवा के भी 6-7 टेस्ट जितने भी हो गए हैं सी सेट के, ठीक है, उनकी भी प्रैक्टिस करते रहिए हर दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इस टेस्ट में हम देखेंगे जनरल साइंस के प्रश्नों पर। ठीक है, 23 से 24 नंबर की क्वेश्चन मतलब जो है पूछे जाते हैं जनरल साइंस के यूपी पीसीएस में 150 में से। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, बताइए। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? टसर रेशम, मूंगा रेशम, गॉसमिर रेशम या फिर इरी रेशम? मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम है गॉसमिर रेशम, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम जो है वो गॉसमिर रेशम कहलाता है। अगर रेशम के बारे में थोड़ा हम जानें तो रेशम जो कच्चा रेशम है यानी प्राकृतिक रेशम के उत्पादन के लिए जो है रेशमी कीड़ों का पालन करना सेरीकल्चर या सिल्क फार्मिंग कहलाता है। प्राकृतिक रेशम कीट रेशा, ठीक है, इंसेक्ट फाइबर होता है जिसे रेशम के कीड़ों के कोकून से प्राप्त किया जाता है और कीट के प्यूपा द्वारा धागे का स्वयं के शरीर पर लपेटने से जो है कोकून का निर्माण होता है। ठीक है, धागे को स्वयं के शरीर के ऊपर जब लपेटता है तो कोकून का निर्माण होता है। भारत जो है रेशम की सभी 5 वाणिज्यिक किस्मों का उत्पादन करने वाला अकेला देश है। ठीक है, वो 5 किस्म कौन सी हैं? मलबरी, ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, इरी और मूंगा। ठीक है, याद रखना, पूछ ली जाती हैं ये। भारत में सबसे अधिक शहतूत रेशम कीट का पालन किया जाता है और मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम की बात करें तो गॉसमिर रेशम कहलाता है, याद रखना। जब चींटी हमको काटती है तो वो क्या अंतःक्षेपित करती है, क्या डाल देती है हमारे शरीर में जिसकी वजह से चुनचुनाहट, खुजली या रेडनेस आ जाती है उस जगह? फॉर्मिक अम्ल डालती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जो मकड़ी ये काटती है, क्या नाम है ये, वो जो पीली वाली तितैया होती है उसमें भी फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है, लेकिन उसमें मात्रा ज़्यादा होती है। तो चींटियों के काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द, उस जगह पर दर्द और चुनचुनाहट, खुजली का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। नेफेंथीस खासियाना यानी घटपर्णी नामक दुर्लभ एक पौधा निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ये पाया जाता है नॉर्थ ईस्ट में, मतलब मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो घटपर्णी नेफेंथीस, ठीक है, पिचर प्लांटी बोलते हैं इसको। द्विदलीय वर्ग नेफेंथीस कुल का एक कीट भक्षीय पौधा है। ठीक है, नेफेंथीस खासियाना यानी घटपर्णी भारत के मेघालय राज्य के गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी क्षेत्र में जो है पाया जाता है। देखिए, ऐसे जो पौधे होते हैं, ये पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहाँ नाइट्रेट का अभाव होता है, ठीक है, अथवा वे ज़मीन की नाइट्रोजन को उपयोग करने में या उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। इसलिए जीवन के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है और इसे प्राप्त करने के लिए पौधे निकट आने वाले कीड़ों यानी इंसेक्ट का भक्षण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं, वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, या फिर हमेशा एक सा बनाए रखते हैं या वातावरण के तापमान के बराबर बनाए रखते हैं। मनुष्य यानी हम लोग गर्म रुधिर वाले जंतु हैं या फिर शीत रुधिर वाले जंतु हैं? देखिए, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, ठीक है। गर्म रुधिर वाले जंतु मतलब वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड, हम हैं वार्म ब्लडेड। ठीक है, आप चाहे राजस्थान चले जाओ या आप चले जाओ शिमला, ठीक है, हमारे जो शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। इससे ऊपर चला जाता है तो फीवर कहलाएगा, स्वस्थ नहीं है मतलब, ठीक है। लेकिन जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं वो अपने शरीर का तापमान, अगर वो शिमला गए वहाँ 17 डिग्री है तो 17 डिग्री हो जाएगा उनके शरीर का तापमान। राजस्थान में 48 डिग्री या 42 डिग्री है तो उतना हो जाएगा, ठीक है। वो बदलते रहते हैं, लेकिन वार्म ब्लडेड नहीं बदल पाते, गर्म रुधिर वाले नहीं बदल पाते। तो देखिए, समतापी यानी होमोथर्मल अर्थात गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं, वार्म ब्लडेड भी बोलते हैं उनको, जिनके शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से प्रभावित ना होकर सदैव एक जैसा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी वर्ग आते हैं, ठीक है, और मनुष्य एक स्तनधारी है।
अगर इसके विपरीत देखा जाए असमतापी, असमतापी के अंतर्गत मछली वर्ग उभयचर और सरीसृप आते हैं जिनके शरीर का तापमान वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन एक वास्तविक मछली नहीं है? रजत मीन, क्रेफिश मछली है, सॉरी, एक वास्तविक मछली है, जेलीफिश, कैटफिश। ठीक है, अब मीन मून लगा है इनके सामने, फिश लगा है, लेकिन ये मछलियाँ नहीं हैं। ये ऊपर की तीनों, न रजत फिश मछली है, ना ही क्रेफिश मछली है, ना ही जेलीफिश मछली है। यहाँ कैटफिश जो है ना, ये मछली है। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो रजत मीन, यानी इसको बोलेंगे रजत मीन बोल लो, रजत फिश बोल लो, या सिल्वर फिश बोल लो, एक छोटा पंखहीन कीट है। बात करें क्रेफिश की, क्रेफिश एक कड़े खोल वाला जानवर है। और जेलीफिश की बात करें तो मछली की श्रेणी में नहीं आती वो। जो कैटफिश है वो एक वास्तविक मछली है। इस तरह के प्रश्न यूपी पीसीएस में ये पूछे जाने लगे हैं, मतलब पिछले 10 वर्षों से। और एसएससी के तो फेवरेट है ये। और बाकी इस तरह के प्रश्न पीएमटी में पहले पूछे जाते थे, अब भी जो है पूछ लिए जाते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं किसके? जंभिका दंत के। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। तो विषैले सांपों में ऊपरी जबड़े की मैक्सिली हड्डियों में 1 से 3 जोड़ी, प्रायः एक जोड़ी बड़े व पीछे की ओर मुड़े विषदंत तालू से, ठीक है, मुख ग्रसन गुहिका में उभरे रहते हैं। यह जंभिका दंत ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? रिपीटेड प्रश्न है, यूपी पीसीएस में पहले पूछा जा चुका है। हिरण, गीदड़, जेब्रा, घोड़ा। खुर किस में नहीं होते? हिरण में तो होते हैं, गीदड़ में नहीं होते, जेब्रा में होते हैं, घोड़े में होते हैं, ठीक है, गाय में होते हैं, भैंस में होते हैं, बैल में होते हैं। तो गीदड़ को छोड़कर जितने भी हैं ऊपर विकल्प, उनमें सब में खुर वाले पशु हैं वो, ठीक है। और गीदड़ के पैर नाखून गद्दीदार युक्त होते हैं। खुर हो गए ये क्रेटीन के बने होते हैं, अपने नाखून भी क्रेटीन के बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। जुगनू निम्नलिखित में से होता है, क्या होता है जुगनू? आपने देखा होगा रात में, शहरों में तो नहीं देखते, ये ग्रामीण क्षेत्रों में देखे होंगे। जुगनू क्या है? कीट है, कृमि है? कीट है, इंसेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी। तो जुगनू कीटों का एक परिवार है, ठीक है, इंसेक्ट का परिवार है। इनके पंख होते हैं। यह जीव द्विपति उत्पन्न करके अपनी संगी को आकृष्ट करते हैं और दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि जुगनू की चमक ल्यूसीफेरस नामक एंजाइम के कारण होती है। और यह एंजाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और यह प्रश्न कई बार पूछा है परीक्षाओं में कि जुगनू की जो चमक है वो किस एंजाइम के कारण होती है। उस एंजाइम का नाम है ल्यूसीफेरस एंजाइम। चट्टानों पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? चट्टानों पर उगने वाले पादप अधिपादप नहीं कहलाते, शैलोद्भिद कहलाते हैं, ठीक है, शैलोद्भिद। तो चट्टान पर उगने वाले पादप को बोलते हैं शैलोद्भिद। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजनन स्थिरीकरण जीवाणु हैं मृतोपजीवी, पराश्रयी, सहजीवी या फिर प्रोटोपघटनी। इनको बोलते हैं सहजीवी। ऑप्शन नंबर सी। तो फलीदार पौधों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले विशेष जीवाणु राइजोबियम सहजीविता का जीवन यापन करते हैं, ठीक है। एक और यह जीवाणु नाइट्रोजन यौगिकरण द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराते हैं। वहीं दूसरी ओर यह फलीदार पौधा इन्हें आवास और भोजन उपलब्ध कराता है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित मसालों की कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? कौन है इनमें से पुष्पकलिका? काली मिर्च, हल्दी, जीरा, लौंग है, लौंग। कई बार सवाल बनाया इस पर। तो देखिए, लौंग जो है वो यूजीनिया कैरियोफाइलेटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी हुई पुष्पकलिका है। इस सूखी हुई पुष्पकलिका के नाम से कई बार प्रश्न पूछा है, लौंग है। एपीफाइट, इनको बोलते हैं अधिपादप। एपीफाइट या अधिपादप वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं। किसके लिए बताइए? भोजन के लिए, पानी के लिए, छाया के लिए, या फिर यांत्रिक अवलंबन के लिए। एपीफाइट, एपीफाइट का मतलब है प्लांट के ऊपर प्लांट, ठीक है, प्लांट के ऊपर प्लांट। यांत्रिक अवलंबन के लिए रहते हैं वो, ठीक है। बाकी वो अपना भोजन वोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। इस पेड़ से उनका कोई मतलब नहीं है, बस इसके ऊपर बढ़ते हैं वो।
तो एपीफाइट या अधिपादप वे पौधे होते हैं जो दूसरे जीवित पौधों पर उगे या लगे रहते हैं। यह अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरिम पाया जाता है। ठीक है, यह सिर्फ पोषक तत्वों का पोषक यह सिर्फ पोषक पौधों पर जो है यांत्रिक अवलंबन के लिए जो है निर्भर रहते हैं। इन्हें वायवीय पादप भी कहा जाता है क्योंकि इनकी जड़ें मृदा से नहीं लगी रहती। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है ऑर्किड का पौधा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? पौधे के तने का उत्पाद सन है, पटसन है, जूट है, लेकिन कपास नहीं है। ठीक है, कपास तो इसका अलग बीज होता है ना, फूल सा खिलता है उसमें से निकलती है। तो सन हो गया, पटसन हो गया, जूट हो गया, तीनों तने के उत्पाद हैं। ठीक है, जबकि कपास की बात करें तो कपास को जो है फलों के बीज के बीजावरण में लगे रेशों से प्राप्त किया जाता है। सन, पटसन, जूट तनों की रंटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश के रुधिर में, मुर्गे के रुधिर में या लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। लेग हीमोग्लोबिन लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, ऑप्शन नंबर सी। तो लेग हीमोग्लोबिन जो है फली वाले पौधों जैसे कि अल्फ़ा अल्फ़ा और सोयाबीन की मूल ग्रंथियों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को किसके उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है? अल्कोहल, अम्ल, एथेन या मेथेन? मेथेन, CH4, ऑप्शन नंबर बी। तो आर्की बैक्टीरिया के लक्षण सामान्य जीवाणुओं से अलग होते हैं। इसके मिथोनोजेन समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों और पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। ठीक है, CH4। मीथेन जो है प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो धान के खेतों से भी निकलती है। ठीक है, आर्द्र भूमियों से निकलने वाली गैस है और इसको जो है रूपांतरित रूप से भी या कृत्रिम रूप से भी इसका उत्पादन किया जा सकता है मीथेन का। चलिए, और ये ग्रीन हाउस गैस है लेकिन उतना प्रभाव जो है ग्रीन हाउस मतलब हरित गृह प्रभाव पर नहीं डालती जितना दूसरी डालती हैं। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। चलिए, तो ये 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के। इनकी प्रैक्टिस एक बार तो कर ही लेना। ठीक है, धन्यवाद।